तो नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों पहले मैं YouTube पर एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो मैंने डिस्कस किया था। विषय का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। और इसके मैंने सभी क्वेश्चन को, मतलब इस पूरे पेपर को मैंने डिस्कस किया था। और इसमें कई सारी कमेंटें आई थी कि भैया इसके अंदर जो भी प्रश्न बनते हैं उनके आंसर का भी एक वीडियो ला दीजिए। तो इस वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर, यानी कि जो भी मतलब आपको एग्जाम में किस प्रकार से इनके आंसर देने हैं, उसका वीडियो मैं लेके आया हूं। और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैंने इसमें मेन प्रश्न, जैसे यहां पे प्रश्न है रासो परंपरा का परिचय दीजिए, ठीक है, तो इसके अथवा में जो है अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख कीजिए। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दिया है, क्योंकि अब आपका एग्जाम 2025, 26 या 27, 28 आगे होने वाला है। तो उसमें हो सकता है कि रासो परंपरा का परिचय ना पूछते हुए वो अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से मैंने इन मतलब अथवा वाले को भी, और मेन क्वेश्चन और अथवा, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो आइए अपन सबसे पहले देखो, बारी बारी से पहले अपन रासो परंपरा का परिचय, फिर उसके अथवा का उत्तर, फिर जायसी की रचनाओं के मतलब नाम लिखिए, ये सभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मतलब वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी भारी मांग पर मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है रासो परंपरा का परिचय दीजिए। दोस्तों, जो रासो परंपरा है, इसमें रासो शब्द का मतलब होता है वीर रस प्रधान जो रचना है उससे। रासो परंपरा हिंदी साहित्य के आदिकाल में विकसित एक प्रमुख काव्य धारा है। ये एक काव्य धारा है जिसमें मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता है। सबसे ज्यादा इसमें वीर रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ये ग्रंथ अधिकतर चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता, क्योंकि उस समय पे जो कवि रहते थे वो राजाओं के आश्रय स्थलों में रहते थे, तो इसलिए वो जो कवि रहते थे ना, वो राजाओं की वीरता का वर्णन, युद्धों और शौर्य गाथाओं का जो वर्णन है वो अतिशयोक्ति, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करते थे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं रासो परंपरा है उसकी प्रमुख विशेषताओं की। तो देखिए, रासो परंपरा की विशेषता क्या है, वीर एवं श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। ठीक है, इसमें हमें प्रधानता देखने को मिलती है। इन रचनाओं में युद्ध का रोमांचक वर्णन, वीर रस, प्रेम प्रसंगों का श्रृंगार रस, मतलब प्रेम प्रसंगों को वर्णन करते हैं तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इन सभी का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। अगली विशेषता क्या है, इसमें ऐतिहासिकता है, उसमें कल्पना है, उसका समावेश। इनमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कवियों की कल्पनाशीलता है, वह भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें कई रचनाएं संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक हैं, वह मानी जाती हैं। ऐसा भी हमें देखता है कि मतलब ऐसा भी हमें देखने को मिलता है इनमें कि जो कई रचनाएं हैं इनमें, वह उसमें अति ज्यादा कल्पनाशीलता भी है, और इसके कारण हमें लगता है कि यार ये तो भाई पूरी रूप से प्रमाणिक नहीं है, इन्होंने ज्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कह दी है। बात कर लेते हैं इसकी भाषा शैली की। तो इन काव्यों में मुख्य रूप से डिंगल मतलब होता है अपभ्रंश, और राजस्थानी जो भाषा है, ठीक है, उसका मिश्रित रूप, वीर रस हेतु, ठीक है, ये दोनों चीजें डिंगल और पिंगल मतलब होता है अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रित रूप, ठीक है, और ये श्रृंगार हेतु। यहाँ पे देखो, दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है, डिंगल और पिंगल। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा जो कि वीर रस के लिए अच्छी मानी जाती है, और पिंगल यानी कि अपभ्रंश और ब्रज जो है भाषा है, इसका मिश्रित रूप जो कि श्रृंगार रस के लिए अच्छी मानी जाती है। इन भाषाओं का प्रयोग हुआ है। विविध छंदों का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिला है। रासो काव्य में अनेक प्रकार की जो छंद है, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे अनुप्रास, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकार भी इसमें बहुतायत देखने को मिलते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं रासो साहित्य में, वो है पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना की है चंदबरदाई ने, परमाल रासो जिसकी रचना की है जगनिक ने, बीसलदेव रासो जिसकी रचना की है नरपति नाल ने, आदि मतलब ये सभी जो हैं ये परंपरा के प्रसिद्ध उदाहरण है रासो साहित्य के। तो यहां पर हमारे प्रश्न का आंसर हो जाता है समाप्त। दोस्तों, ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को देखने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो को मतलब एक प्रकार से सटीकता से जो उत्तर रहता है ना उसी को लेके आता हूं। मैं एरा गैरा नत्तू कैरा आंसर लेके नहीं आता हूं, ठीक है, कि इधर से उधर से कॉपी पेस्ट करके आपके लिए आंसर लेके आओ, ऐसा मैं नहीं करता हूं। तो यदि आप लोग चाहते हो कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर के सभी जो मैंने आपको पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है, जो भी सिलेबस अभी नया आया है उसके, ठीक है, मैं आप लोग ये चाहते हो कि मैं सभी पेपर के सॉल्यूशन का वीडियो लेके आऊं, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी होगी। यदि आप लोग 50 लोग मिलकर कमेंट कर दोगे तो मैं इसका वीडियो अवश्य लेके आऊंगा, ठीक है।
बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की, जो कि इसी का अथवा वाला प्रश्न है। वो प्रश्न है अमीर खुसरो के व्यक्तित्व व कृतित्व का उल्लेख कीजिए। दोस्तों अमीर खुसरो जिनका जन्म लगभग, यहाँ पे सन को मेंशन नहीं करना क्योंकि लगभग माना जाता है पटियाली में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ये एक असाधारण इंडो फारसी कवि थे जो संगीतकार और इतिहासकार थे। उनका वास्तविक जो नाम था वो था अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था? अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद। खुसरो ने दिल्ली सल्तनत जो सल्तनत है उसके 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है और उनके दरबारों से जुड़े रहे हैं। इनके व्यक्तित्व की यदि बात करें तो वह एक प्रतिभाशाली, यानी कि खुसरो हैं, यह एक प्रतिभाशाली और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जिन्होंने दरबार के वैभव के बीच में रहते हुए भी अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव में रहस्यवादी सूफी संत का जीवन जिया। इन्होंने एक प्रकार से रहस्यवादी सूफी संत का जीवन भी जिया था। वे हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे। इनके कृतित्व की बात करें, कृतित्व में इनका साहित्यिक योगदान की बात करें तो काव्य देखें, यदि खुसरो का काव्य है, खुसरो को खड़ी बोली है हिंदू के जो खड़ी बोली हिंदी है उसके शुरुआती स्वरूप को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। उन्होंने फारसी के साथ साथ हिंदी भी, यानी कि खड़ी बोली को हिंदी भी कह देते हैं, मैं अनेक पहेलियां, मुकरियां, 2 सोखने, ठीक है, या सखूने और गीत लिखे जो आज भी, ठीक है, आज भी लोकप्रिय हैं। यदि बात करें उनके संगीत की तो उन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी माना जाता है जो सूफी कविताओं का एक संगीतमय प्रदर्शन है। अन्य रचनाएं यदि देखी जाए तो उन्होंने कई ऐतिहासिक मसनबियां, ठीक है, या मनसुखियां इस प्रकार से कहते हैं उनकी मसनबियां, जैसे कि देवल रानी सिखो, तुगलक नामा, ठीक है, और गद्य ग्रंथ में जैसे खजाइनुल फतह, ये भी उन्होंने लिखे हैं जिनमें तत्कालीन इतिहास का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि है प्रश्न क्रमांक 3, जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, जायसी की जो रचनाएं हैं उनके प्रमुख नाम अपन को देखना है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है वह सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी रचनाएं अवधी भाषा में है और उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहले है पद्मावत। अब पद्मावत है, इसमें क्या होता है, यह जायसी की सबसे प्रसिद्ध और महाकाव्यात्मक, यानी कि काव्य के रूप में, कविता के रूप में एक रचना है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी होती है, उनकी प्रेम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इसी में हमें नागमती वियोग खंड, जो कि आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिसके माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति भी की गई है। अखरावट दोस्तों, ये रचना भी हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की है। इस ग्रंथ में वर्णमाला है उसके प्रत्येक अक्षर से लेकर, मतलब अक्षर को लेकर सिद्धांतों से भरी चौपाइयां हमें देखने को मिलती हैं। आखिरी कलाम, इसमें क्या होता है, इस छोटी सी रचना में जायसी है उन्होंने प्रलय के संकेतों और इस्लाम के सिद्धांतों का वर्णन किया है। और आखिरी कलाम का मतलब होता है इतिहास में, मतलब ये मान लो कि सृष्टि का पूरा विनाश हो गया है और इन्होंने उस विनाश के बाद का जो क्षण है उसी विनाश को बताया है आखिरी कलाम में। इनकी यदि अन्य रचनाओं की बात करें तो चित्रलेखा, कहरनामा, मसलानामा, मुखरानामा और होलीनामा, ये सभी रचनाएं इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। बात करते हैं संत रैदास के जीवन परिचय की। तो दोस्तों, रैदास का जीवन परिचय, संत रैदास या इन्हें रविदास, रईदास, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। ये मध्यकालीन भारत के एक महान संत कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जैसे काशी भी कह देते हैं, बनारस भी कह देते हैं, ठीक है। और इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास एक चर्मकार परिवार में इनका जन्म हुआ था। जीवन दर्शन की बात करें तो रैदास जी हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और अन्य धार्मिक जो दिखावे होते हैं उनमें कभी भी ये विश्वास नहीं करते थे। वे व्यक्ति की जो आंतरिक भावनाएं हैं और आपसी भाईचारे हैं उनको ही सच्चा धर्म मानते थे। उनके लिए मुक्ति का अर्थ होता है सामाजिक जो प्रतिबद्धता है उनके साथ एक सक्रिय जीवन जीना था, ठीक है, ये कहलाती है मुक्ति, ना कि संसार को त्यागना। बात करें रैदास की काव्य साधना की तो उन्होंने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी है उसके शब्द भी हमें इनकी मतलब भाषा शैली है उसमें देखने को मिलते हैं। उनके आराध्य निर्गुण जो थे वो राम थे।
यहाँ पे निर्गुण शब्द मेरे हिसाब से गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं रैदास जी, जो हर प्राणी के भीतर बसते हैं, ठीक है। निर्गुण राम थे। अच्छा, यहाँ पे निर्गुण राम है, मतलब राम जो है वह एक मनुष्य के रूप में ना होकर निर्गुण रूप में इन्होंने भगवान राम को स्वीकारा है। बात करें इनके जो कृतित्व के प्रभाव की, तो संत कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों की विशिष्ट, जो प्रमुख कवियां हैं उनमें विशेष स्थान रखते हैं। प्रसिद्ध कवि जो कवियत्री है मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। उनकी ख्याति से प्रभावित होकर जो सिकंदर लोदी है, ठीक है, उन्होंने भी दिल्ली आने का मतलब जो है, ठीक है, सिकंदर लोदी उस समय पे जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, ठीक है, उन्होंने दिल्ली आने का जो निमंत्रण है उनको भेजा था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत नहीं, मुगल के बाद लगभग 1540-41 के शायद बादशाह माने जाते हैं। बात करते हैं, नहीं यार, ये दिल्ली सल्तनत के ही मतलब बादशाह थे सिकंदर लोदी, 5वां वंश था ना, लोदी वंश। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संत काव्य की जो 4 विशेषता है वो हमें बतानी है। तो संत काव्य की 4 विशेषताएं आइए हम जानते हैं। संत काव्य धारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है, जिसमें ज्ञानमार्गी कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं। इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। जो संत काव्य धारा है, ठीक है, उसमें संत कवियों ने एक ऐसे ईश्वर को माना है जो निराकार है, अलग है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, सर्वव्यापी है, जो सभी जगह व्याप्त है। जैसे कबीर के राम या गुरु नानक के जो अकाल पुरुष हैं, ये निर्गुण ब्रह्म है, ठीक है। तो जो संत काव्य थे ना, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता, मिथ्या, आडंबरों और रूढ़िवादी जो रूढ़ियां थी उनका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति, मूर्ति की पूजा होती है, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, बाहरी जो धार्मिक दिखावे रहते हैं, इनका घोर विरोध किया है। अगला इसकी विशेषता है गुरु की महत्वता। संत काव्य में गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। काको लागे दोई, ऐसे कुछ है ना, गुरु गोविंद दोई खड़े काको लागे पाए, गुरु बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसे कुछ एक मतलब एक संत कबीर की वो है ना, क्या बोलते हैं, रचना है, ठीक है, दोहे हैं उनके, क्योंकि गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है। अगला जो इसकी विशेषता है वो है जाति पाति का इन्होंने विरोध किया और समता यानी कि समानता का भाव। इन कवियों ने सामाजिक जो समानता है उस पर जोर दिया और जाति व्यवस्था का बिल्कुल कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपनी वाणी को लोगों तक पहुंचाने के लिए आम बोलचाल की सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नामदेव का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। नामदेव, जो संत नामदेव है वह महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के एक प्रमुख कवि संत थे, जिन्हें सिख धर्म में भी आदर प्राप्त हुआ। पृष्ठभूमि, यदि बात करें नामदेव की पृष्ठभूमि की, तो उनका जन्म है महाराष्ट्र के सतारा जिले के नरसीबामढ़ी गांव में एक दर्जी या सिंपी परिवार में हुआ था। उनका जो परिवार था वह भगवान विट्ठल का परम भक्त था, ठीक है। बात करें नामदेव की जीवन यात्रा की, तो इनकी मतलब धार्मिक यात्रा है और उसका प्रभाव देखिए। वे भक्त ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का इन्होंने भ्रमण किया था। बाद में उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की, जहां निर्गुण भक्ति और सामाजिक समानता का इन्होंने प्रचार किया। उनके कई पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। बात करें नामदेव के साहित्यिक योगदान की, तो नामदेव जी की जो भाषा है वह सरल है, सहज थी, जिसमें मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। उनके पद लोक मंगल की भावना से प्रेरित हैं और अंततः जो अत्यंत सरस और मधुर है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के 4 कवियों के नाम लिखिए। तो सूफी काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा है, जिसमें कवियों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर और परमात्मा को प्राप्त करने का संदेश दिया है। यानी कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो संदेश है वह हमें सूफी काव्य परंपरा में देखने को मिलता है। इस परंपरा के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं, जो मुख्य रचना है वह इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, ठीक है। और इसके बाद इनकी अलग मतलब अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे कि अखरावट है, आखिरी कलाम है। इसके बाद अगला नाम आता है कुतुबन का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि कुतुबन है, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी रचना है मृणावती। क्या है? मृणावती। अगले नाम है सूफी काव्य में
मुल्ला दाऊद का। राजकुमार वर्मा ने इनकी रचना चंद्रायन को सूफी काव्य की शुरुआती परंपरा माना है। ठीक है, इनकी जो रचना चंद्रायन है इसको सूफी काव्य की शुरुआती परंपरा माना है। अगले जो कवि है वो है मंझन, जो कि चौथे कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुमालती। ठीक है, मधुमालती, जिसमें प्रेम की अलौकिक अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट मतलब जो पेपर 2 है उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँ, तो आप लोगों को यार कमेंट करनी होगी। कमेंट करो यार, मतलब मैं बहुत जल्द इसका बिना कमेंट में आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप ये मान लो कि आज मैंने यदि पेपर 1 का वीडियो डाला है तो अगला जो आपका विषय है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास, इसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, वो है गुरु नानक देव के काव्य का परिचय दीजिए। तो दोस्तों जो गुरु नानक देव हैं वह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से प्रथम गुरु हैं। उनके काव्य का मुख्य आधार ज्ञान मार्ग और निर्गुण भक्ति है। तो दोस्तों जो गुरु नानक देव हैं वह सिख धर्म के संस्थापक हैं और 10 सिख गुरुओं में सबसे प्रथम गुरु माने जाते हैं। उनके काव्य का जो प्रमुख आधार है वह क्या है, ज्ञान मार्ग है और निर्गुण भक्ति है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इनके दर्शन की बात करें तो गुरु नानक ने एक ईश्वर की आराधना पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि एक ईश्वर की आराधना करो, बाकी तुम लोग 20-20 ईश्वरों को ज्यादा आराधना ना करो उनकी, मतलब इन्होंने मतलब मना नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जोर कह पे दिया है एक ईश्वर पर, एक ईश्वर बात पर इन्होंने जोर दिया है, जिसे उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। यह अकाल पुरुष अलग है, अविनाशी है और सर्वत्र है, मतलब ये किसी का रूप नहीं है, इसलिए ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। इनके यदि काव्य की विशेषताओं की बात करें तो इनके काव्य में गुरु की महत्वता, उनके काव्य में गुरु की महत्वता देखने को मिलती है। तो काव्य में गुरु के मार्गदर्शन को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकता है। सामाजिक समताएं हमें इनके काव्य में देखने को मिलती है। उन्होंने जाति पाति पंथ लिंग इनके आधार पर भेदभाव है इसका कठोर विरोध किया है और सभी मनुष्यों के बीच समानता की बात कही है। बात करें भाषा की तो उनकी जो भाषा है, जो उनकी वाणी है, उनमें पंजाबी, हिंदी और हिंदी में सदुक्कड़ी मतलब होता है साधुओं वाली भाषा, और अन्य स्थानीय भाषाओं या शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, मिश्रण हमें देखने को मिलता है। यदि बात करें इनके योगदान की तो गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं, नाम जपो, कीरत करो, बंड छको यानी कि ईश्वर का नाम जपना, ईमानदारी से काम करना और दूसरों के साथ साझा करना, ये इनके मूल सिद्धांतों पर आधारित थी, जिनका उद्देश्य सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ एक सक्रिय जीवन जीना था। उनकी वाणी को बाद में 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। दोस्तों अगला प्रश्न है आदिकालीन काव्य के 4 कवियों के नाम आपको बताने हैं। तो दोस्तों आदिकालीन काव्य में कई शैलियां और परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य है। ठीक है, और रासु साहित्य भी प्रमुख है। इस काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम इस प्रकार से है। सबसे पहले नाम आता है चंद बरदाई का। इनकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासु है, जो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण वीरगाथात्मक महाकाव्य है। जगनिक इनकी रचना परमाल रासु है, जिनका केवल आला खंड ही उपलब्ध है और यह उत्तर भारत में लोकगाथा के रूप में बहुत ही लोकप्रिय है। अगले कवि है विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं है पदावली। ठीक है, और मुख्य रूप से इनकी जो भाषा है वह है मैथिली और मगही भाषा, मतलब मैथिली भाषा है। और इसमें मतलब ये जो कवि थे विद्यापति जी, ये श्रृंगार रस प्रधान कवि थे। अगले है अमीर खुसरो। जैसा कि पहले ही बताया गया है, उन्होंने हिंदवी जो भाषा होती है यानी कि खड़ी बोली है, उसमें पहेलियां, मुकरियां आदि के गीत लिखे हैं, जो आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा 10वां प्रश्न है विद्यापति की काव्य भाषा का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों जो विद्यापति है वह लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी को मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है, जो उनकी काव्य भाषा की मिठास और प्रभावशीलता को दर्शाता है। उनकी काव्य जो भाषा है, ठीक है, उनकी भाषा का विश्लेषण इस प्रकार से है। बात करें उनकी भाषा की तो उनकी अधिकांश रचनाएं विशेषकर पदावली मुख्य रूप से मैथिली भाषा में है। तो उनकी जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। उन्होंने स्वयं कहा था, देसल बयना सब जन मिठा, यानी कि देसी भाषा सबको मीठी लगती है, जिससे पता चलता है कि वे आम जनमानस की भाषा को महत्व देते थे। बात करें विद्यापति की शैली की, यानी कि भाषा शैली की, तो उन्होंने गीति काव्य
विद्यापति के पद गीति काव्य के सभी आवश्यक तत्वों संक्षिप्तता, व्यक्तता, ठीक है, व्यक्तिकता, भाव एकरूपता और संगीतात्मकता इनसे परिपूर्ण है। यानी इनके काव्य को तुम गा भी सकते हो। सरलता और माधुर्य, इनकी भाषा है उसमें सरल और स्वाभाविक है जो पाठकों के मन को मोह लेती है। संस्कृत का प्रभाव, हालांकि उन्होंने देसी भाषा में लिखा है लेकिन उनके संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान का प्रभाव भी उनकी भाषा में, उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। विषय वस्तु, उनकी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता, जिसमें राधा कृष्ण के प्रति प्रेम के जो है माध्यम है उससे लौकिक और अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हमें मतलब देखने को मिलती है, अभिव्यक्ति की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 10 के 10 प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। इस मतलब यहाँ से आप लोगों को कुछ और चीजें भी बता दें। हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है, ठीक है, नया सिलेबस 2025-26 का सिलेबस है। एक क्लास पे पूरा का पूरा मैंने पेपर खत्म कर दिया और ये वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड है। आप एमए हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर पेपर 1 यदि डालेंगे तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, हिंदी मीडियम वाला मतलब मेरा चैनल है और ये तो आप लोग जानते ही हो। और दोस्तों यहाँ पे अब हम वीडियो को मतलब समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।